ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो इन दी वर्ल्ड। हमने अच्छे से रिवाइज कर लिए कि वोल्केनो क्या होता है, उसके टाइप्स देख लिए, फिर उसमें हमने वो देखा था कि अगर वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वर्टिकल मूव कर रहा है, सील्स बोलेंगे या डाइक्स बोलेंगे, ये सब हमने देखा था। अब हम क्या देखेंगे कि ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें कहां कहां पे वोल्केनो आते हैं, ठीक है, और कहां पे ज्यादा आते हैं। तो वोल्केनो के लिए सबसे कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है, कहां पे वोल्केनो आते हैं, एक तो कोस्टल रीजन की तरफ, कहां आते हैं, कोस्टल रीजन कहां पे, समुद्र, और वहां पे उसके बाजू में क्या रहेगा, लैंड वगैरह रहेगा। ऑफशोर, ऑफशोर आइलैंड में आ सकता है। ऑफशोर आइलैंड मतलब मान लो यहाँ पे क्या, ये कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ कुछ आइलैंड है, तो क्या चांसेस है यहाँ पे भी क्या हो सकते हैं, वोल्केनो वगैरह आ सकते हैं, ठीक है, चांसेस वहां पे। सबसे कम चांसेस कहां पे, सबसे कम चांसेस कहां पे है कि एक्टिव वोल्केनो बहुत ही कम है। जैसे कि मान लेते ये कौन सा है अपना, नॉर्थ अमेरिका, क्या मान लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल मिडल में, इनर पार्ट में, ठीक है, कोई भी कंट्री या कोई भी कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर के पार्ट में, वहां पे वोल्केनो बहुत ही रेयर आता है, याद रहेगा। जैसे इंडिया है, इंडिया में तो भले ऐसी बात है कि एक भी वोल्केनो नहीं एक्टिव नहीं है, भले माना जाता है कि एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, बैरन आइलैंड, उसे माना जाता क्या है, वो एक्टिव है। बाकी यहाँ पे तो कोई ऐसे अपने रडार में एक्टिव वोल्केनो नहीं है, फिर उधर जापान साइड वगैरह में है, ठीक है। तो याद रखना कि कॉन्टिनेंट के बीच में रेयर कंडीशन में पाए जाते हैं एक्टिव वोल्केनो। अब क्यों रेयर कंडीशन में पाए जाते हैं, कहीं पे वोल्केनो है तो कहीं कोई रहने जाएगा, नहीं जाएगा, नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो वोल्केनो कहां मिलेगा हमें सबसे ज्यादा, जहां क्या है, कोस्टल रीजन है। दूसरा ऑफशोर आइलैंड, ऑफशोर आइलैंड मतलब जैसे कि ये ओशियंस वगैरह है, इसके बीच में जो भी आइलैंड है ना, वहां क्या मिलेगा अपने को, वोल्केनो मिलेगा। और कौन से कंडीशन है, ओशियन के बीच में जो भी कॉन्टिनेंट्स है, जो भी छोटे कॉन्टिनेंट्स है, वहां पे चांसेस है क्या आने के, वोल्केनो आने के, क्या चांसेस है, वोल्केनो आने के। अब एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है प्रीलिम्स में, कौन सा, सबसे ज्यादा वोल्केनो कहां आते हैं, तो आपको एक लिखना है या वो रीजन का नाम क्या है। तो वो रीजन क्या है, पैसिफिक, पैसिफिक ओशन पता है, तो इसके बीच में सबसे ज्यादा क्या आते हैं, वोल्केनो आते हैं, याद रहेगा, किसके बीच में, पैसिफिक के बीच में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर, पैसिफिक जो भी है, और उसे क्या बोलते हैं, सरकम स्पेसिफिक बेल्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, इसे रिंग ऑफ फायर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वोल्केनो कौन से रीजन में आता है, ये यहां से जो जाएगा और यहां पे जो कंटिन्यू होगा, देखना यहां से जो ऐसा जा रहा है ये पूरा, और इसी को कंटिन्यूअस में अगर हम लेंगे तो यहां से यहां, ये एरिया में वोल्केनो सबसे ज्यादा आएगा। हम इसको मान लेते हैं साउथ अफ्रीका या अफ्रीका मान लेते हैं, ठीक है, अफ्रीका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहां से क्या आता है, फिर यूरोप आता है, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एशिया वगैरह। देखना एक बार फिर से यहाँ पे, ये एशिया वाला रीजन है, ठीक है, और क्या मान लिया हमने, यहां से कनेक्टेड, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका मान लिया, साउथ अमेरिका मान लिया, ये अफ्रीका, ये अपना इंडिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो हमने क्या बोला है, ये जो यहां से पट्टा है, यहां नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, यहां पे साउथ पैसिफिक ओशियन है, तो इनके बीच में जो है ज्यादा वोल्केनो पाए जाते हैं। क्या होता है वहां पे, ज्यादा वोल्केनो पाए जाते हैं। पहले हमने कंडीशन क्या लिखा, वो कैसा रहना चाहिए, कोस्टल रीजन में रहना चाहिए, पहले ये कंडीशन लिख दिया। कोस्टल रीजन मतलब लैंड और जो ओशियन है दोनों
रिलेट करके, जैसे कि अपना वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सुना है, ऐसा रहना चाहिए। दूसरा क्या बोला हमने, ऑफ शोर आइलैंड। ऑफ शोर आइलैंड मतलब दूर रहे किससे, जो भी कॉन्टिनेंट वगैरह है उससे दूर कोई लैंड वगैरह रहे, जैसे हम बोल देते अपना क्या ऑफ शोर आइलैंड कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मान लेते। और उसके बाद हमने थर्ड कंडीशन क्या बोला था, मिड्स ऑफ द ओशियन, जो भी ओशियन है, ठीक है, जो भी महासागर कोई भी हो, अटलांटिका हो या पैसिफिक हो, उसके बीच में रहना चाहिए। कॉपी में ये तीनों कंडीशन लिखो, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जल्दी लिखो। फिर मैं आपको बताऊंगा अमाउंट की सबसे ज्यादा वो। एक चीज और ध्यान रखो कि करीबन 500 वोल्केनो एक्टिव वाले आते हैं साल में, ऐसा हम मान लेते हैं, और करीबन 1000 वोल्केनो डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। और ये रीजन को क्या बोलते हैं हम, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रफली याद रखो, फिर मैं कंट्री वाइज बताता हूं कि कौन से जगह में आएंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं, सरकम पैसिफिक रीजन। नॉर्मल ध्यान रखो, ये क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहीं पे अपना इजिप्ट वगैरह सब यहीं पे, इसी के ऊपर हमने मान लिया इधर क्या है, एशिया है, इधर अपना पैरा देश इंडिया है, और इधर साइड में अपन ने मान लिया क्या है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड है ना, पता आपको न्यूजीलैंड, इधर जापान वगैरह सब है अपने तरफ, ऊपर में चाइना, रशिया है, और इधर साइड हमने क्या मान लिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये सब के बीच में यहाँ कौन सी ओशियन आती है, पैसिफिक ओशियन। महासागर पता है ना, यहाँ कौन सी आती है, पैसिफिक ओशियन। तो ये यहां से जो यहाँ का पट्टा जाता है, जो वो एरिया है, इतना एरिया, या ये ओशियन के बीच में ज्यादा वोल्केनो क्या होते हैं, आते हैं। रहेगा ध्यान में, वो वोल्केनो जो आते हैं वो जो जगह पे, उसका एक स्पेसिफिक नाम पड़ गया, या उसको हम स्पेसिफिकली अगर प्रीलिम्स में पूछेंगे तो ये उसका क्या है, नाम है, क्या है उसका नाम, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फायर मतलब ध्यान रखना क्या होता है, आग। पैसिफिक रिंग मतलब इसके रिंग में जो भी एक आग आने वाला, आग किससे निकलेगा, वोल्केनो से, वो याद रखोगे। और इसी को और करके इसी को क्या बोलते हैं हम, सरकम पैसिफिक रीजन। रहेगा ध्यान में। अब देखें हम एक्टिव वोल्केनो कहां कहां पे, ठीक है, तो अमाउंट में 100, कितना 100 एक्टिव वोल्केनो है फिलीपींस में। इधर साइड कुछ, ठीक है, इधर अपन श्रीलंका मान लेते हैं, यहां पे अपन अंडमान एंड निकोबार मान लेते हैं, फिर कहीं इधर साइड आएगा वो फिलीपींस की तरफ, क्या आएगा, यहां पे आएगा फिलीपींस की तरफ। पता है ना फिलीपींस कि अंधा अंधा बता रहे हो, पता है ना, तो इधर साइड कहीं आएगा फिलीपींस। तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और यहाँ पे कितने एक्टिव वोल्केनो है, 100 एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद मैं आपको दूसरा अमाउंट देता हूं, दूसरी क्वांटिटी बताता हूं, एंड्स माउंटेन। कहां पे है ये, साउथ में, ठीक है, ये किस में है, साउथ अमेरिका में। उसके बाद जापान, जापान कहां पे रहेगा, जापान कहां रहेगा, इधर साइड ही रहेगा, पक्का। जापान में 35 आते, कितने आते हैं, 35। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में 75 आते हैं। इंडोनेशिया कहां पे, इधर ही है कहीं पे, इधर कहीं पे। अब अंदाजा लगा लो, यस, फिलीपींस के नीचे, तो यहां पे ले लेते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है अपना, मेन मुद्दा ये है कि कहां पे एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। तो ये जो आप बता रहे हो ना, यहां पे कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। तो हमने अमाउंट में भी देख लिया कि सबसे ज्यादा कहां पे आते हैं, कौन से रीजन में आते हैं, पैसिफिक रीजन में।
याद रहेगा। अब बोलोगे सर कि पैसिफिक ओशियन में तो आते हैं, बाकी सभी ओशियन है वहां नहीं आते क्या? तो आते हैं वहां पे भी, पर वहां पे एक्टिव वोल्केनो कैसे है? कम मात्रा में। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से, सर इतने ओशियन है अपने पास, वहां नहीं आता। किसी का सवाल होगा सर अटलांटिक ओशियन में नहीं आता क्या? पैसिफिक में क्यों? तो पैसिफिक में ज्यादा आते हैं, अटलांटिक में भी आते हैं, बट कम मात्रा में रहते हैं, और एक्टिव वोल्केनो कम है। एक्टिव वोल्केनो मतलब जो अभी भी जीवित है, जो कभी भी फट सकता है। रहेगा क्या ध्यान में? क्या बोलने का मतलब है मेरा? मुझे लोकेशन मैप में सिर्फ ये दिखाना था, एक जो क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क के लिए, जो क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सा है? सरकम पैसिफिक रीजन, या उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर। तो ये क्वेश्चन आएगा, उसके लिए मुझे आपको अमाउंट में गिना के देना था कि इधर जो है अपना पैसिफिक ओशियन, वहां पे आएगा क्या? आएगा वोल्केनो का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, अब कल का सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, तो उसमें कॉन्टिनेंट जो है वो किससे बना हुआ है, या कौन से मिनरल है उसमें? कल कुछ ऐसा पूछा था मैंने। और ओशियन फ्लोर जो है वो किससे बना हुआ? कल मैंने अर्थ क्रस्ट पे कुछ टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। मैंने उसमें आपको बताया था जो कोर है, अर्थ का जो कोर है वो किससे बना हुआ है? नाइफ मटेरियल। नाइफ मतलब निकेल और फेरस, फेरस मतलब आयरन। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्या पूछेगा? कि अगर कोर निकेल और आयरन से बना हुआ है, कोर किससे बना हुआ है? निकेल और आयरन से, तो आप बताइए जो कॉन्टिनेंट है या जो ओशियन फ्लोर है वो किससे बना हुआ है? 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, तो किससे बना हुआ? किसी ने ढूंढा है वो आंसर? देखो ये क्या है अपना सेंटर, कोर। कोर के बाद मेंटल, इसके बाद क्रस्ट, पक्का। ये क्या है? हमने मान लिया था लिथोस्फीयर, या अर्थ क्रस्ट मान लिया था। लिथोस्फीयर मतलब ये लैंड वाला एरिया मान लिया, ठीक है, जहां पे क्या आने वाला है? वोल्केनो। क्या आने वाला है? वोल्केनो। या यहां पे जैसे हमने मान लिया कि ये क्या है? ओशियन, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, ये किससे बना हुआ है? ये किससे बना हुआ? हमने देखा था, क्या देखा था कोर का हमने? नाइफ मटेरियल। नाइफ मटेरियल मतलब निकेल और फेरस, निकेल और आयरन, ये देखा था हमने। देन मेंटल जो देखा था वो किससे बना था? ये रॉक जैसा स्ट्रक्चर था, पत्थर जैसा, और इसे हमने क्या बोला था? कौन सा मिनरल प्रेजेंट है इसमें? ओलिवाइन। कुछ बोला था हमने ऐसा? सिलिका और एल्यूमिनियम से क्रस्ट। तो किसी ने ऐसा बताया कि सिलिका और एल्यूमिनियम से क्रस्ट बना है। मैं यहां साइड में लिख देता हूं, SI और AL, ये किसका है? कॉन्टिनेंट, क्रस्ट। क्रस्ट बोला ना बेटा? क्रस्ट बोला, ठीक है। और मेंटल जो है उन्होंने क्या बोला है? सिलिका मैग्नीशियम। कोर हमने क्या मान लिया? नाइफ से बना हुआ। क्लियर? इतना छोड़। मेंटल जो है, मेंटल बना हुआ है पत्थर से। किससे बना है? पत्थर। और वहां पे एक मिनरल है जिसका हम नाम क्या देते हैं? ओलिवाइन। इतना याद रहेगा क्या? पक्का। अब एक चीज मैंने आपको बताई है कि क्रस्ट और अर्थ या कॉन्टिनेंट, फिर से ओशियन और कॉन्टिनेंट, ओशियन और कॉन्टिनेंट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ओशियन और कॉन्टिनेंट। ओशियन का जो लेवल है वो क्या रहेगा? थोड़ा सा कम रहेगा। लैंड का थोड़ा लेवल का रहेगा ज्यादा रहेगा। इतना आप मानते हो, ठीक है। अब ये भी मानते हो कि इसके नीचे या ये इसका जो है कुछ चीज से बना हुआ है अंडरस्टैंडिंग इतना? तो ध्यान रखना, जो कॉन्टिनेंट है, जो क्या है? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट बना रहेगा सिलिका और एल्युमिनियम से। और जो ओशियन फ्लोर है, सिलिका, मैग्नीशियम रहेगा ध्यान में, और इसमें
आयरन भी हम बोल सकते हैं। देखो अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है, अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है, कोई रेफरेंस बुक के तरफ मत जाना, सिर्फ मैं जो बोलता हूं उतने पे जाना। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या हम उसे बोल सकते हैं वो दवाई है। अगर आपको प्री या मेंस दवाई है, उसको पहले खाना ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जीसी लियोंग, कौन सी किताब है, जीसी लियोंग, उतना ही आप करते तो ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है। ज्यादा वास्ट मत जाओ, क्योंकि आपको भी पता है अगर हम ज्योग्राफी जितना पढ़े कम है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड को पढ़ना है, पूरे वर्ल्ड को, नॉट अ इजी कंसेप्ट। एक साल में क्या तुम 10 साल भी पढ़ोगे तो वर्ल्ड को नहीं पढ़ पाओगे। तो थोड़ा सा मटेरियल को रिस्ट्रिक्ट करके रखो कि हमें इतना पढ़ना है। तो क्या करोगे आप, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी अगर हो जाता है आपको, तो आपको जीसी लियोंग यूज करना है। उसमें भी कम काट के कैसे करना है, जो एनसीईआरटी से टॉपिक पढ़ लिया, अगर वो जीसी लियोंग में प्रेजेंट है, एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ लिया और वो जीसी लियोंग में प्रेजेंट है, जीसी लियोंग से पढ़ना ही मत, उसके जगह एनसीईआरटी को एक बार नहीं 10 बार पढ़ लेना। क्योंकि ज्योग्राफी के जो टर्म्स है वो बिल्कुल ही अलग है। एक बार हिस्ट्री कहानी के जैसे याद हो सकती है, पॉलिटी तक के याद हो सकता है, अमेंडमेंट याद कर लिए हमने, कॉन्स्टिट्यूशन के धारा याद कर लिए, पर ज्योग्राफी अलग है। उसमें जो एक एक वर्ड आता है ना, उसका मीनिंग समझने को ना, या आप देख लेना ट्राई करके, ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, आप 11वीं की बुक पढ़ के देख लेना, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के देख लेना, पढ़ोगे ना तो उसमें ही सर चकरा देगा कि ये कैसा होगा वो कैसा होगा। तो इसीलिए मटेरियल रिस्ट्रिक्ट करके रखो और कम रखो, और हैंड रिटन नोट्स बनाना चालू कर दो खुद से, या टाइपिंग वाले आपको जो भी जमता होगा वैसे रहेगा ध्यान में। तो कहीं हेडिंग वगैरह में लिख लो तो काम आएगा आपको। ऐसा पेज होता है ना, तो आप यहाँ लिखते हो नीचे में, तो यहाँ हेडिंग में लिख दो कि कॉन्टिनेंट किससे बना हुआ होगा, या लिथोस्फीयर प्लेट जो अभी हमने बोला, देन ओशियन फ्लोर किससे बना हुआ होगा, मेंटल में हमने कौन सा ये बोला है, और फिर कोर का कौन सा मटेरियल बोला। अब इतना तो हमको समझ गया कि वोल्केनो जो है ना, वो कुछ ऐसे यहां से इरप्ट होगा, और ये कुछ पहाड़ी टाइप का रहेगा, और इसका मुंह ऐसा खुला रहेगा, और यहां से क्या होगा, वोल्केनो निकलेगा। इतना तो हमको अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, ठीक है। मतलब ये जो वोल्केनो है एक्चुअली कहां प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, कोई माउंटेन के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है, देखा है पिक्चर या कोई भी मूवीज में देख लो, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल एक अंदर से मतलब ऐसा दिखाता है कि इसके ऊपर कोई जाता है, देख रहा है, तो अंदर में कुछ रेड कलर का जलते हुए रहता है, लावा। इतना तो फिक्स है ना, इतना क्लियर आइडिया कि कोई माउंटेन के अंदर से ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने उसे क्या बोल दिया कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। कौन से वोल्केनो है, मैं वो लिखता हूं, माउंटेन वेसुवियस एंड माउंटेन क्राकटाउ। क्रकटाउ, एक बार फिर से क्या बोला मैंने कि हमको समझ गया वोल्केनो कहां से निकलने वाला है, वोल्केनो ऊपर से फेंकेगा, ये जमीन की लेयर है, जमीन की लेयर में कुछ तो ऐसा उठा हुआ रहना चाहिए पाइप जैसा, तो उसके जगह क्या रहेगा, वो माउंटेन रहेगा। क्या रहेगा, वो माउंटेन। मतलब जो भी अंदर का लिक्विड है वो कहां से निकलेगा, माउंटेन से क्या होगा, निकलेगा, उसके मुंह से, ऊपर से। इतना समझ गया। अब हमने क्या देखा कि साइंटिस्ट स्टडी कर लिया, उन्होंने क्या बोल दिया कि दो वोल्केनो, कहां पे, एक माउंटेन वेसुवियस में था, जो कहां पे होगा, ये करीबन इटली की तरफ है, ठीक है, और माउंटेन क्राकटाउ ये कहां पे, करीबन इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा के है ना, वहां पे मिडल में है। किसके किसके, जावा एंड सुमात्रा। पक्का ऐसी है कुछ। फिर से ये दो माउंटेन को पहले क्या किया साइंटिस्ट ने, मान लिया कि ये क्या है, एक्सटिंक्ट है। स्टिल ये कुछ सालों बाद एक्टिव वोल्केनो निकले। कैसे निकले, एक्टिव वोल्केनो रहेगा ध्यान में। एक्सटिंक्ट मतलब जो अब उम्र बीत गया, कुछ नहीं करेगा, अब होगा भैया, वो अब कभी इरप्ट नहीं होगा। पर क्या हुआ, कुछ सालों बाद क्या हुआ, वो इरप्ट हुआ। क्या हुआ, वो इरप्ट हुआ। तो हम देखते हैं इरप्ट होने पर कितनी दहशत हुई, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। तो एक सिटी है, कौन सी सिटी थी वो सिटी थी पॉम्पी।
पोम्पी क्या है? सिटी है जो कहां पे है? साउथ वेस्ट में है। किसके साउथ वेस्ट में है? ये साउथ वेस्ट इटली के ही साइड में हम मान लेते हैं, इटली पे कोई जगह होंगी उसके क्या है, साउथ वेस्ट में क्या है, सिटी है। या ये जो माउंट वेसुवियस है, ठीक है, ये इसके क्या है, साउथ वेस्ट में लोकेट करती है। कहां लोकेट करती है? साउथ वेस्ट में। सिमिलरली हरकुलिनियम ये कहां लोकेट करती है? ये वेस्ट में थे, मतलब ये वोल्केनो के आजू बाजू क्या थी? सिटीज थी। क्या थी? सिटी थी। अब एक्सटिंक्ट है, मान लिया लोगों ने, अभी कभी फटेगा नहीं, कभी इससे कुछ निकलेगा नहीं, तो क्या हो गया, वहां पे लोग रहना चालू कर दिए। पर कुछ सालों बाद क्या हो गया? ये एक्टिव वोल्केनो। क्या हो गया? ये एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो होने के बाद क्या हुआ? ये इरप्ट हुआ। इरप्ट हुआ तो इसके आजू बाजू जो सिटी थी, आजू बाजू जो सिटी थी, ठीक है, ये इरप्ट होने के बाद आजू बाजू जो सिटी थी उसके ऊपर क्या चढ़ गई? वोल्केनो की परत चढ़ गई। क्या चढ़ गई? वोल्केनो की परत चढ़ गई। समझ रहे हो क्या? यहां से जो लिक्विड निकला, अब निकला यहां से घसर घसर के गया, ये लैंड लेवल है, यहां पे लोग रहने वाले थे, तो उसके ऊपर क्या चढ़ गई? उसकी परत चढ़ गई। समझा क्या? अब वोल्केनो जो निकला उसमें हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, बहुत ही गर्म है। गर्म होने से क्या हुआ? इंसान जो थे दब गए, वहीं डेथ हो गई। एनिमल्स, जो भी चीज था, क्या हो गया? वो सब बर्बाद हो गया, सब डिस्ट्रक्शन हो गया। इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल देखना है, ठीक है, कि सर ऐसा कहां पे हुआ होगा, तो अपने इंडिया में भी ऐसा हुआ होगा। कब हुआ होगा? कहां पे हुआ होगा? अपना डेक्कन प्लेटू पता है आपको? डेक्कन प्लेटू पता है? वो लाखों साल, करोड़ों साल पहले क्या हुआ होगा? वहां पे वोल्केनो आया होगा और वहां पे क्या चढ़ गई है? वैसी परत चढ़ गई। देखा है क्या आपने? कभी ध्यान दिया डेक्कन प्लेटू कहां पे? ठीक है, और वो क्या है? ब्लैक सॉइल। वहां पे ब्लैक सॉइल का ही पट्टा है ना, पता है ना, मैंने मिट्टी बताया था आपको कहां पे कौन सी है, और वहां पे क्या चढ़ गई? परत चढ़ गई। तो उस जमाने में, उस सालों में जो भी होगा, पेड़ पौधे, पानी, जो भी होगा, सबको क्या कर दिया होगा? उसने बर्बाद कर दिया। रहेगा ध्यान में डिस्ट्रक्शन। तो यहां पे जब डिस्ट्रक्शन हुआ, जैसे कि ये दिसंबर की बात करते हैं हम, दिसंबर 1631 में, जब ये 1631 में आया तो यहां पे कितने लोगों को इसने मार दिया? 4000 लोगों को। सिमिलरली ये माउंटेन की बात करेंगे तो यहां पे भी कुछ ऐसी डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, यहां पे भी कुछ ऐसी बर्बादी हुई होंगी। तो एक बार क्या हुआ, ये 1883 में फटा, ठीक है, बहुत जम के फटा। फटने के बाद इसका साउंड इतना ज्यादा था, ये कहां पे? इंडोनेशिया की तरफ लोकेटेड है, जावा और सुमात्रा के बीच में, ठीक है, इंडोनेशिया की तरफ है। कब फटा ये? 1883 में ये फटा। तो इसका आवाज इतना ज्यादा था कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में तक के सुनाई दिया। सोच लो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कितना होगा? करीबन 3,500 4,000 किलोमीटर होगा। कम डिस्टेंस है, करीबन 3000 माइल्स है मेरे ख्याल से, या 4.5 या 4, 4.5 से भी ज्यादा होगा। 4,500 किलोमीटर दूर जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वहां तक के सुनाई दिया। क्या चीज? जो वोल्केनो का धमाका हुआ, जो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट कहां पे हुआ? माउंटेन क्राकटाउ। कहां पे था ये? जावा और सुमात्रा के बीच में है। तो इसका जब ब्लास्ट हुआ, जब ये इरप्ट हुआ, जब इसका बूम हुआ, तो कहां तक के सुनाई दिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ। सोच लो उसका ब्लास्ट कितना तेज होगा, कितने जम के इरप्ट हुआ होगा। ठीक है, याद रहेगा। फिर पहली बार आया तो क्या यहां पे पहली बार में डिस्ट्रक्शन किया गया इसने? पहली बार में डिस्ट्रक्शन किया इसने, नॉर्मली किया, ठीक है। और इसके बाद डिस्ट्रक्शन यहां बताया जाता है कि करीबन 36,000 इनहेबिटेंट्स क्या हो गए? मर गए, डिस्ट्रक्शन। और रिसेंट में अभी ये 1952 में आया था, या क्या हुआ था? 1927 में इरप्ट हुआ था, 1952 में समझ लो शांत हुआ होगा, और इसे नाम दिया था अनक कराकटाउ, और इसे ही क्या नाम दिया उन्होंने? चाइल्ड ऑफ द माउंटेन
कराकटाऊ। चलो देखते हैं, नहीं समझा तो देखो क्या हुआ। वोल्केनो के दो टाइप समझ, तीन टाइप है। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, यहां मैं पहला लिख देता हूं एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो है जो कभी भी फट सकता है रेगुलर में। दूसरा हम मानते हैं डॉर्मेंट। डॉर्मेंट ये वोल्केनो है जो बता रहा है कि फ्यूचर में कभी फट सकता है, फ्यूचर में 100 साल में, 1000 साल में, लाखों साल में कभी फट सकता है। और थर्ड टाइम है हमारे पास एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या बताता है, जो जिसकी उम्र चले गई, अब भैया वो कोई काम का नहीं, अब वो फटेगा ही नहीं। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेंगे अपन, माउंटेन किलिमंजारो लेंगे, फुजियामा, वो सब माउंटेन अपन लेंगे, कंसीडर करेंगे बिल्कुल। फिलहाल मैं इसे क्लियर कर देता हूं। तो हमने क्या लिया, एक्टिव, डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या बोल दिया कि माउंटेन वेसुवियस जो कहां पे, इटली की तरफ है, ठीक है, और माउंटेन कराकटाऊ ये कहां पे है, जावा और सुमात्रा के बीच में, इंडोनेशिया की तरफ, इंडोनेशिया में मान लेते हैं, ध्यान रहेगा कहां पे ये, इंडोनेशिया। ये दोनों को क्या बोल दिया गया था कि ये एक्सटिंक्ट है, अब ये कभी फटेगा नहीं, अब ये कभी फटेगा नहीं। पर हुआ कैसा, कुछ सालों बाद, कुछ सालों में 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, इसमें क्या हुआ, ये माउंटेन में वोल्केनो आया। अब माउंटेन में ही क्यों वोल्केनो आएगा, क्योंकि हमें पता है, हमने कहीं पे भी देखा है क्या होता है, जब आपको मूवी में भी वोल्केनो दिखाऊंगा तो क्या करते हैं, पहाड़ के ऊपर कोई चढ़ता है और नीचे, ऊपर से नीचे देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे रेड कलर का लावा जो है वो क्या होता है, पिघलते रहता है, प्रेशर की वजह से फूटते रहता है हल्के हल्के करके, इतना हमने देखा था। अब ये जो माउंटेन वेसुवियस है, इटली में है, इसके आजू बाजू कुछ सिटी होंगे, ठीक है, लोगों को क्या लगा ये एक्सटिंक्ट है, मतलब अब ये फटेगा नहीं, इसके आजू बाजू सिटी थी। तो जब ये इरप्ट हुआ तो इसने क्या किया, जो सिटी थी ना, पहले हमने सिटी कौन सी कंसिडर किया, पॉम्पी, इसके ऊपर इसने 20 फीट की परत चढ़ा दी। कितनी फीट की परत, 20 फीट। जैसे ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ये यहां से निकला, ये निकला तो इसने क्या कर दिया, ये जो डिस्टेंस बिटवीन है ना अर्थ और वो लावा जो निकला है, वो कितने फीट की परत चढ़ा दी, सोचो 20 फीट कितना होगा। 20 फीट का इंसान भी रहता है क्या, नहीं रहता, कोई चीज नहीं रहती, सब क्या हो गया वहां पे, तहस नहस हो गया। और कितने लोगों की जान चले गई, 4000। इतना अंडरस्टैंडिंग समझ गया, इतना क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में हमने क्या समझा, माउंटेन कराकटाऊ, ये कहां पे है, जावा और सुमात्रा के बीच में, या बोलते हैं इंडोनेशिया में। कहां पे ये, इंडोनेशिया। अब इसको भी बोल दिया था पहले ये तो एक्सटिंक्ट है, अब ये कभी फटेगा नहीं, पर क्या हुआ, ये भी फटा। क्या हो गया, ये फटा। फटने पर ये इतने जम के फटा कि इससे 3000 या 4000 माइल्स दूर पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। इंडोनेशिया के इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया है, या हम ऐसा मान सकते हैं 4500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर दूर में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ये इतने जम के फटा कि ऑस्ट्रेलिया तक में सुनाया आया कि कुछ तो फटा है जम के, रहेगा ध्यान में। ये फटने पर क्या हुआ, ये ऐसा फटा, फटने पर ये अगर जब तबाही किया तो कितनी तबाही कर दिया इसने, 36,000 लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया, मार दिया। बाकी एनिमल्स ये वो तो सब बर्बाद हुए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये कौन से ईयर में हुआ, हमने ईयर बताया था 1883 में हो गया। अब इसका कुछ साल हुए, ठंडा हुआ। फिर क्या हुआ, 1927 में, 1927 में ये डॉर्मेंट जैसा बिहेव करने लगा। किसका ऐसा, डॉर्मेंट मतलब कि कुछ सालों बाद और ये फट सकता है, कुछ सालों बाद और ये क्या हो सकता है, फट सकता है। और वो दिन आ गया जब क्या हो गया, फिर से ये फटा। पर इस बार जब ये फटा तो ये क्या था, इसका अमाउंट कम था, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसे, चाइल्ड ऑफ माउंट कराकटाऊ, ठीक है। और वो जो माउंटेन है उसका या जो भी नाम है, ठीक है, उसका क्या नाम रखा, अनक कराकटाऊ। उसका मीनिंग क्या होता है, चाइल्ड ऑफ माउंटेन कराकटाऊ। कराकटाऊ मतलब जो ये था ना, ये बहुत मात्रा में फूटा था, पर अब जो फटा ये साल में, ये क्या था मात्रा, इसका क्या था,
कम था। क्या था मात्रा इसका? कम था। चलो एक सवाल आया है, बिल्कुल ये सभी के लिए सवाल है और अभी हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा गया, सर ये जो वोल्केनो फटता है तो ये क्या कोर के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसके वजह से फटता है? एक, ठीक है, ये हमें ऑप्शन दिया गया, क्या सर कोर के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसके वजह से फटता है? और कल मैंने क्या बताया था आपको वो बताना। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये फटता क्यों है, क्यों फटता है। एक चीज याद रखना, कोई भी वोल्केनो अगर फटता है तो उसमें सबसे पहले रोल क्या प्ले करेगा? जो वाटर वेपर है, क्या बोल रहा हूं मैं, वाटर वेपर या जो भी गैसेस है, ठीक है, वो ज्यादा रोल प्ले करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने बताया था, ये मान लो मेरे पास लोहा है, कंसीडर पोल है मेरे पास, ठीक है, जो टावर वगैरह लगते हैं, इसमें क्या करना है मुझे? कोटिंग चढ़ाना। क्या चढ़ाना है मुझे? कोटिंग। कोटिंग किसकी चढ़ाना है? जिंक की। क्यों चढ़ाना है? ताकि इसको रस्ट ना लगे। तो कोटिंग में डालना पड़ेगा, तो मैं किसके कोटिंग में डालूंगा? जिंक के। ऐसे ही डाल दूंगा क्या? नहीं, इसे क्या करूंगा मैं? क्लीन करूंगा। क्लीन क्यों करूंगा? हो सकता है यहाँ पे कुछ रस्ट वगैरह लगा हो सकता है यहाँ पे कुछ मॉइस्चर हो। अगर आपको पता है सब्जी बनाते टाइम पे अगर ऑयल गर्म है उसमें पानी डालूंगा तो क्या होगा? झन्नाट उठेंगे। वही अगर इसको मैं डायरेक्ट जिंक के इसमें डालूंगा तो जिंक उड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो रस्ट है या जो वेपर्स या जो भी डस्ट है वो क्या है? वाटर वेपर ही वगैरह है ना, मॉइस्चर वगैरह ही है ना, ठीक है। ये भी हम सवाल बोल सकते हैं या ये भी जवाब हम दे सकते हैं कि जो कोर में एक्टिविटीज हो रही, जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बट प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? यस, इट्स ओके। एक्टिविटी क्या हो रही होगी? हमने बोला कि वोल्केनो कैसा आएगा, कहीं पे कुछ एक्टिविटी हो रही होगी कोर के अंदर, इट्स ओके, चलेगा। बट इसके साथ अगर आपको कभी पूछा गया कि सर वोल्केनो फूटना चाहिए था इतना, स्टिल वो फूटा ज्यादा, क्यों फूटा? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मेन रोल कौन प्ले करता है? वाटर वेपर, गैसेस या एयर वगैरह। याद रहेगा बेटा। चलो एक सवाल और हमें पूछा गया कि सर जो अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट है या वहां जो क्रिएट होता उसका रोल प्ले होता है या नहीं होता? देखो मैंने आपको जितने फैक्टर्स बताए वो आपको याद है। मैं आपको हो सकता तो कल एक्स्ट्रा में रिवीजन करते टाइम पे, कराते टाइम पे आपको मैं दूसरे फैक्टर भी बता दूंगा जो ये सब फैक्टर को छोड़ के भी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हमें सवाल में बिल्कुल ये पूछ सकता है क्या ऑप्शन ए और बी सही है, या कभी ऐसा भी पूछ सकता है क्या ऑप्शन ए बी सी डी सही है। एक ऑप्शन दे दिया गैसेस की वजह से, एक ऑप्शन दे दिया कोर की वजह से, कुछ प्रेशर वगैरह क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से, एक ऑप्शन और कोई दे देगा या और कोई दे देगा, तो हमको क्या इतनी प्रोबेबिलिटी रहना चाहिए कि हम चारों को निशाने पे लगा सके। तो बिल्कुल बेटा मैं इसके ऊपर आपको जवाब कल दे दूंगा, ठीक है, कि और कौन से ऐसे फैक्टर है कि जो रिस्पॉन्सिबल है वोल्केनो को बूम करने में, मतलब फटने में, ठीक है। टॉपिक के रिगार्डिंग और किसी को क्वेश्चन